शुरू करें। नमस्कार, ज्ञान उत्सव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है वरुण शर्मा और आज हम लोग थोड़ा सा पॉलिटी जो हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ चला रहे थे उस पॉलिटी की सीरीज़ से थोड़ा सा हट के हम लोग ज्योग्राफी की क्लास लेंगे। हम ज्योग्राफी भी पढ़ चुके हैं पीछे क्लासेस में, तो ज्योग्राफी की हमने क्लास जहाँ पे ली थी उसमें हम लोग लास्ट में चट्टान पढ़ा था। अगर आप में से 1 2 3 जो भी कुछ लोग नए हैं इस चैनल पर उन्हें नई वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस चैनल पर आपको जीएस के जो विषय होते हैं, जनरल स्टडीज़ के जो विषय होते हैं या फिर जो सामान्य अध्ययन के विषय होते हैं उसमें आपको सारे विषय की यहाँ पर वीडियोस मिलेंगी और अच्छे कंटेंट के साथ मिलेंगे जो आप किसी कोचिंग संस्थान में अच्छे खासे पैसे देके आप उसमें क्लासेस मिलेंगे। तो मेरी कोशिश वही रहेगी। अभी हाल फिलहाल में आपको इस चैनल पर 3 प्लेलिस्ट मिलेंगे 3 सब्जेक्ट्स की, जिसमें वर्ल्ड हिस्ट्री की कुछ वीडियोस जा चुकी हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी की और पॉलिटी की। तो पॉलिटी की हम सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे, उसको हमने संसद को पढ़ना है हमें, लेकिन हमने कार्यपालिका को ठीक से समझ लिया था और राज्य की कार्यपालिका को हमने उसमें देख लिया था। आज हम जो ज्योग्राफी क्लास रह गई थी उसको थोड़ा ज्योग्राफी का चट्टान वाला जो टॉपिक रह गया था उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। फिर बहुत जल्दी मैं एक टाइम टेबल बना रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बन चुका है, कुछ शेड्यूल के साथ में मुझे बनाना है कि आपको निरंतर फिर हर विषय की क्लास, मतलब कोशिश कर रहा हूँ मैं 4 विषयों को आपको साथ में लेके चलूँ, उनकी क्लास आपके साथ में चलती रहे और आप प्रॉपरली सबके चारों के अलग अलग नोट्स बनाते रहें। क्योंकि ऐसा है, अगर एक वीडियो लंबी चलेगी, अगर आप कंटिन्यूटी के साथ देख रहे हैं कुछ लोग, तो फिर एक टाइम बाद आपको वो भूल जाएंगे। एक विषय तो चल रहा है, दूसरा विषय छूट जाएगा, क्योंकि जो क्लासेस होती हैं वो कायदे में 2 ढाई घंटे की होनी चाहिए, तब जाके ठीक से अच्छे से थॉरोली आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं आधे आधे घंटे या फिर 1 घंटे के आसपास की कुछ क्लासेस लेके आ रहा हूँ आपके पास, तो उसलिए क्लासेस वो ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, आपको लगेगा कि अगर आप पॉलिटी की प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे अरे यहाँ पर 100-200 क्लासेस पढ़ी पॉलिटी की, इतनी सारी क्लास, तो वहाँ पर आधे आधे घंटे 1 घंटे के आसपास क्लास पढ़ी, जबकि 2.5-3 घंटे की क्लास होनी चाहिए। तो वो लगभग 70-80 क्लासेस में आसपास निपट जाएगी आपकी पॉलिटी, या फिर और भी कोई सब्जेक्ट है। वो हिस्ट्री में थोड़ा समय लगता है, हिस्ट्री में आपकी क्लासेस हो जाएंगी 100 से ऊपर क्लासेस हो जाती है। अगर 2-3 घंटे की हम लोग लेके चलेंगे एक क्लास को, तो एवरेज क्लास हम 2 घंटे की माने तब। लेकिन अगर आधे घंटे या 1 घंटे के सेक्शन में हम क्लास को बांट रहे हैं तो थोड़ी क्लासेस का मतलब उसमें नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे घबराइएगा मत। कभी भी आप अगर प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे, आप बस एक एक वीडियो करके चलाइएगा, उसको आपको बिल्कुल डिटेल में समझते रहेंगे तो आप बिल्कुल कहानी की तरह चीज़ें सब समझ में आती रहेंगी और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। और 3 या 4 सब्जेक्ट लेने की कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको 1-2 क्लासेस आपको हिस्ट्री की मिलेंगी, 1-2 क्लासेस आपको पॉलिटी मिल जाएंगी, फिर 1-2 क्लासेस ज्योग्राफी मिल जाएंगी। तो आपको ये सब चीज़ें साथ में चलती रहेंगी और कनेक्शन भी पता चलता रहेगा। जैसे हिस्ट्री में जब हम पढ़ेंगे तो कई चीज़ें पॉलिटी से आएंगी उसमें रिलेटेड। तो दिवाली का आसपास माहौल है, तो पटाखों की आवाज़ 1-2 आ जाए तो उसको प्लीज़ उससे परेशान मत होइएगा। सो क्या है कि अब मैं बताना चाह रहा था कि हाँ, पॉलिटी क्लासेज आपको, जैसे हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें पॉलिटी से संबंधित कुछ बातें आएंगी तो हम लोग वहीं डिस्कस कर लिया करें, तुरंत समझ जाएगा। जैसे कई बार पॉलिटी क्लास में बताते रहते हैं, मैंने आपको बीच में इंडिकेट किया है कि हिस्ट्री क्लास में हमने देखो वो पढ़ा था, हमने ऐसे करा था, तो वो आपको एक संग फिर रिकॉल नहीं आएगा। अगर हम लोग लगातार पॉलिटी की क्लास पढ़ते रहे कई टाइम हो गया, ठीक है, उसके बाद भी किसी दिन कभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी तो एक दिन आपको क्लास ना मिल पाए, तो ऐसे करके ड्यूरेशन टूट जाएगी, फिर हिस्ट्री आप भूल जाओगे, ज्योग्राफी भूल जाओगे। तो इसलिए मेरी कोशिश क्या है कि मैं थोड़ा सा साथ में लेके चलूँ और जिससे आप बंधे ही रहें सब्जेक्ट के साथ में, और जो कनेक्टिविटी सब्जेक्ट की रहती है, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, लिंक सब सब्जेक्ट हैं आपस में एक दूसरे से, और एक दूसरे के सब्जेक्ट से क्वेश्चन भी बनते हैं। जब क्वेश्चन निकल के आते हैं तो कई बार जो सब्जेक्ट के जो विषय टीचर्स होते हैं वो लोग कहते हैं ये हमारे पोर्शन से आया या फिर हमारे पोर्शन से आया, तो कई बार हमें थोड़ा मतभेद भी पाया जाता है कि ये किस पोर्शन से आएगा। तो हमें तो कंबाइन स्टडी करनी है, ठीक है, हमें नहीं मतलब कि हम कोई एक विषय को ज्ञाता बनने नहीं जा रहे हैं कि एक विषय के हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो पॉलिटी के यहाँ ज्ञाता होने आ रहे हैं, हम कल को कब सब बच्चों को पीएचडी कराएंगे। हमें जनरली सामान्य अध्ययन यानी कि जो सामान्य जानकारी है बटोरनी है, बस और कुछ नहीं करना है। तो हमें और सबकी होनी चाहिए, हमें ज्योग्राफी की होनी चाहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी की होनी चाहिए ना, इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ ऐसे ही इंडियन हिस्ट्री का हमें साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री के भी कुछ पोर्शंस हमें बड़े बड़े जो लेवल के, फ्रांस की क्रांति है, अमेरिका क्रांति है, ये सभी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए सामान्य जानकारी के तौर पर। अगर हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब तो ज़रूर, और अगर नहीं कर रहे हैं तब भी हमें पता होना चाहिए, ताकि हम सामान्य जीवन अपना बेहतर बना सकें। तो ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो हम लोग अगर बहुत ज़्यादा देरी ना करें तो शुरू कर लें। तो एक बात और बस बता दूं कि थोड़ा सा हट के आपको कुछ वीडियोस मैं सोच रहा हूँ कि एनसीईआरटीज़ की जो आती हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि एनसीईआरटीज़ भी आती है, तो एनसीईआरटी की वीडियोस भी मैं कोशिश करूँगा ला दूँ आपके लिए। तो एनसीईआरटीज़ का एक सेक्शन अलग मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, और अगर आपको ज़रूरतमंद कुछ आसपास लिखते हैं तो उनके साथ ये वीडियो साझा करिएगा, और समझ में आती है तो आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। बाकी जितने लोग देख रहे हैं उन्होंने तो कर रखा है।
तो हम लोग अब चट्टान को पढ़ लेते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि चट्टान ये कहाँ कैसे, तो एक बार प्लीज़ एक क्लास आपको देखनी पड़ेगी पीछे की ज्योग्राफी की, मतलब बहुत ज़्यादा देखनी पड़ेगी। तो उसमें चट्टान का एक पोर्शन थोड़ा पढ़ा दिया गया है कि चट्टान का वहाँ पे परिचय पढ़ा दिया गया है कि चट्टान का परिचय क्या है, मतलब ये चट्टानें किसे कहते हैं, ठीक है, और चट्टान कैसे बनती हैं। और हमने उसमें देख लिया चट्टान निर्माता खनिज, जिसमें हमने देखा था कि बहुत सारे खनिज होते हैं, 2000 के आसपास खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से 6 मतलब वैसे 24 2000 में छाँटते छाँटते 24 के आसपास आता है, फिर कुछ 24 में से निकाल के 6 ऐसे खनिज बताते हैं कि इन खनिजों को हम लोग चट्टान निर्माता खनिज बोलते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हम उसमें वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जैसे फेल्ड्सपर है, माइका है ना, पायरोक्सिन है, एम्फीबोल है, ओलिवीन है, ऐसे करके 6 वहाँ पर चट्टान निर्माता खनिज बोलते हैं। और चट्टान आपको पता ही है कि तत्व जो होते हैं वो उसको मिल से खनिज बनते हैं, खनिज से मिलकर चट्टानें बनती हैं। तो ऐसे करके हमने उसमें चट्टान की क्लास देख ली, वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, आधे घंटे के आसपास की कुछ क्लास है, वो आप इसको देख लीजिए तब और बेहतरी से समझ में आएगी। लेकिन हालांकि ये थोड़ा सा चट्टान के अंदर ही एक प्रकार से नया टॉपिक है, जिसमें से इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन हालांकि उसमें से एक जगह से बन जाता है कि चट्टान निर्माता खनिज कौन कौन से, तो उसमें से पूछ लेते हैं। बाकी आपने सुना होगा कि चट्टान के मतलब आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टानें, और फिर आपने उसके बाद में देखा होगा रूपांतर चट्टानें, जिसे हम कायांतर चट्टानें भी बोलते हैं। तो एक शैल चक्र हमने देखा, कई बार आपने देखा भी होगा किताबों में या फिर इमेजेस कई बार देखा होगा। तो क्वेश्चन इसमें जनरली आते हैं और समझना है क्या, तो थोड़ा हम डिटेल में समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि पूरे तह तक जाके आपको बता दूं। ऊपर वरना चट्टान में पढ़ने में क्या एक क्लास लगती है 20 मिनट की, उसमें आपको शैल चक्र सीधे बना दिया, बता दिया कि ये चट्टान आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक्स हैं, और ये अवसादी और ये रूपांतरित या कायांतर चट्टान है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आज आग्नेय चट्टान को ठीक से पढ़ेंगे और अगली वाली क्लास में हम थोड़ा सा अवसादी चट्टानों को ठीक से पढ़ेंगे। ठीक से का मतलब जो भी चीज़ें जानने लायक है सारी, और उसके बाद में हम लोग रूपांतर चट्टानों को समझेंगे, क्योंकि हैं काफ़ी चीज़ें बताने लोग जो मतलब जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, जिससे आप और बच्चों के सापेक्ष थोड़ा सा अच्छे हो पाएंगे, या फिर आपकी बुद्धि थोड़ी कुशाग्र बनेगी, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं अब क्या। तो ये जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, तो हम लोग लास्ट क्लास में देख लेते चट्टान निर्माता खनिज तक देख लेते। अब आपको मतलब ये देखना कि चट्टानों के प्रकार देखना है, या चट्टानों के प्रकार, ठीक है। ये ज्योग्राफी वाले सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसकी जो आगे वाली क्लास है, अगर आपने नोट्स पिछले बनाए हैं ज्योग्राफी के, तो आप उसमें ऐड ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये चट्टान चैप्टर चल रहा था, उसमें चट्टान या इसी को शैल भी बोलते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में रॉक्स बोलते हैं, ठीक। यहाँ तो जगह नहीं बची, यहाँ लिख देते हैं रॉक्स, मतलब रॉक बोलते हैं। और रॉक्स इसलिए लिख दे रहा हूँ मैं, ऐसे लगा दे रहा है क्योंकि बहुत सारी चट्टानों को उसमें पढ़ना है, इसलिए वरना रॉक भी बोल सकते हैं। चट्टान या शैल में लिखा मिले तो आप एक ही चीज़ समझेंगे उसको। तो चट्टानों के प्रकार हम देख रहे हैं, चट्टानों के प्रकार क्या है, तो चट्टानों के प्रकार हमें पता ही है कि 3 प्रकार की चट्टानें, ठीक है, आग्नेय रॉक्स, ठीक, अवसादी चट्टानें, और कायांतर इन्हें रूपांतर चट्टानें भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, यानी कि वो क्या हो गया, इसको इंग्लिश में अगर पता करना चाहे तो आग्नेय को क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स, और अवसादी को मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स, और कायांतर का मतलब मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो ये अगर इंग्लिश भी लिखना चाह रहे हैं तो आप मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम समझ लें तो आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान को भी थोड़ा सा वर्गीकरण करा गया है। तो आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण क्या क्या है, मतलब निर्माण स्थान के स्थान पर, निर्माण स्थान के आधार पर, यानी जो जहाँ पर इनका निर्माण हो रहा है उस स्थान के आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण करा गया है। और दूसरा क्या है, मतलब इसके हिसाब से भी 2 होते हैं, और दूसरा क्या है, सिलिका की मात्रा के आधार पर एक वर्गीकरण कराया गया है कि चट्टानों में अलग अलग। और तीसरा रवों, रव ये लिखा है रवों, खा नहीं बनाए, रव यानी कि रव, तो ये क्रिस्टल बोलते हैं, ठीक है। जो रब का मतलब क्रिस्टल, क्रिस्टल क्या होता है, जैसे ये जो खनिज होते हैं ना, खनिज आपस में मिलकर एक जियोमेट्रिक पैटर्न बनाते हैं। तो जब जियोमेट्रिक कोई पैटर्न बनाते हैं तो उनसे क्रिस्टल बनता है, तो क्रिस्टल ही ये रब को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल, ठीक है। तो जो रवों लिखा है, तो रवों के आकार पर मतलब यानी क्रिस्टल्स के आकार के आधार पर, तो क्रिस्टल के आकार पर क्रिस्टल अगर बड़े मिलेंगे तो कैसी चट्टान, और छोटे मिलेंगे अलग प्रकार से। तो इसलिए आग्नेय चट्टान क्या 3 प्रकार से अलग से बढ़ गई, उनका वर्गीकरण क्या हो गया, यानी कि एक निर्माण स्थान के आधार पर, यानी कि आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो। तो आपने यहाँ पर देखें कि ये चट्टान लिखी, चट्टानों के प्रकार, तो ऐसे लिखोगे, ये आग्नेय चट्टान जो लिखा आपने, तो आग्नेय चट्टान के निर्माण स्थान के आधार पर ऐसे बना दिया, और दूसरा बना दिया हमने कौन सा लिखा दूसरा वाला, और सिलिका की मात्रा के आधार पर, तो सिलिका की मात्रा के आधार पर, और तीसरा रवों के आकार के आधार पर लिखा है, ऐसे लिख लिया। तो निर्माण के स्थान के आधार पर आपको 2 प्रकार की मिलेंगी, अंतर्वेदी बहिर्वेदी। हालांकि कुछ लोग उसको ऐसे बोलते हैं कि अंतर्वेदी जो है ना, वो अंतर्वेदी को भी 2 पार्ट में बांट लेते हैं कि पातालीय और मध्यवर्गीय, ठीक है, ऐसे कर बांट लेंगे, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो सिलिका की मात्रा के आधार पर अम्लीय और क्षारीय, ठीक है। और फिर हमने देखा जब अम्लीय लावा, ज्योग्राफी में सब कुछ पढ़ा, अम्लीय लावा वगैरह, तो हमने देखा कि
अम्लीय और क्षारीय के बीच में एक माध्यमिक भी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और बाकी रवों के आकार पर बड़े मिलेंगे चट्टान, छोटी मिलेंगी, वो भी हम समझेंगे क्या क्या है। तो ये लगभग सेम ही है, लेकिन बस क्या आग्नेय चट्टान है तीनों। फिर इसके बाद चट्टान के प्रकार के बाद आग्नेय के बाद अपसादी चट्टान पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग ये रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम आज तो ये प्रकार आपने देखे चट्टानों के प्रकार हैं। तो ऐसी अपसादी चट्टान है, तो चट्टानों के प्रकार का डायग्राम आप अभी बना लेंगे, ऐसे करके बना लेंगे तो और अच्छी बात है और के लिए अच्छा दिखेगा। तो ये आग्नेय चट्टान होगी, उसमें 3 प्रकार से हो गए, निर्माण स्थान के आधार पर, दूसरा हो गया सिलिका की मात्रा के आधार पर, तीसरा हो गया रवों के आधार पर। फिर बता रहा हूँ, अगर आप डायग्राम बनाएं तो आप ऐसे बनाएं, आग्नेय चट्टान जो बनाएंगे, चट्टान लिखेंगे, पहला आग्नेय हो गया, आग्नेय में 3 बांटा, निर्माण, सिलिका की मात्रा और रवों के आधार पर। निर्माण में 2 अलग हैं और सिलिका में 2 अलग हैं और रवों में 2 अलग हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, पहला ये हो गया आग्नेय में और दूसरा ये हो गया सिलिका की मात्रा के आधार पर, तीसरा रवों के आधार पर। पहले वाले में भी 2 प्रकार हैं, दूसरे वाले के अंदर भी 2 प्रकार हैं, तीसरे वाले के अंदर भी 2 प्रकार हैं। तो ये हो गया आग्नेय चट्टान। अपसादी चट्टान के बारे में यही समझ लो कि यांत्रिक, रासायनिक, जैविक या कार्बनिक, ऐसे कर लिख लो, जब हम इसको पढ़ेंगे तो और अच्छे समझेंगे। कायांतरित में क्या होगा, तापमान के कारण, दबाव के कारण और ताप प्लस दाब दोनों के कारण, ठीक है। ये ऐसे कर 3 समझ लें, बाद में हम लोग भी समझ लेंगे, अभी डाउट मत करो क्या है, अगली वाली क्लास में इनको दोनों को समझ लेंगे। अभी खाली एक लिख लो ताकि आपका छूटे ना। तो अब हम आग्नेय चट्टान को पढ़ लेते हैं पहले कि ये जो है, तो आग्नेय चट्टान जो अगर हम बात करें तो जो आग्नेय यानी कि इसको इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। तो इसमें जो इग्निस शब्द है, ठीक है, ये इग्निस शब्द जो है ये लैटिन भाषा, पहले तो ध्यान रखना, लिखना चाहो तो लैटिन शब्द है, लैटिन, ठीक है। तो लैटिन शब्द जो है उसका मतलब होता है आग, मतलब अग्नि, ठीक। तो ये अग्नि इसका अर्थ होता है इस शब्द का। तो फिर इसका मतलब है कि डायरेक्टली जो आग के द्वारा ऐसे बनी हो, ऐसे करके तत्व, मतलब ऐसे कर चट्टानें जो बनी होंगी। तो इसमें इसका मतलब क्या है, मैग्मा या लावा, यानी कि नीचे ठंडा हो जाएगा तो मैग्मा है, ऊपर आ जाता है तो लावा। तो मैग्मा या लावा के ठंडे होने से ये चट्टानें बनती हैं, ठीक है। और प्राथमिक या जनक चट्टानें इनको बोलते हैं, या मतलब इसका ऑब्लिक का मतलब होता है याद, इन चट्टानों क्या बोलते हैं, प्राथमिक या जनक चट्टानें बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको प्राथमिक या जनक चट्टानें, मतलब जब पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी बिल्कुल जब शुरुआत में गर्म थी और ठंडे होने के क्रम में धीरे धीरे, तो सबसे पहले चट्टानें यही बनी थी। जब पृथ्वी गर्म होती है उसमें ठंडी हुई तो सबसे पहले चट्टानें यही बनी थी, इसलिए इन चट्टानों को, यानी कि सबसे पहली चट्टानें हैं। तो जब पृथ्वी पे सबसे पहली कोई चट्टान बनी यही बनी, तो इन चट्टानों को यानी कि सबसे पहली चट्टानें बोल लो या प्राथमिक चट्टानें बोल लो या जनक चट्टानें बोल लो, क्योंकि इन्हीं चट्टानों से दूसरी चट्टानें बनेंगी, तो जनक हैं और चट्टानों की। फिर इन चट्टानों में यानी कि किसमें, आग्नेय चट्टानों में, हम लोग अभी आग्नेय को पढ़ रहे हैं, इस बड़े वाले पोर्शन को पढ़ रहे हैं, इसके अंदर निर्माण, सिलिका, वो अलग अलग है, हम इसको आग्नेय को पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हम समझ रहे हैं, बाद में निर्माण होगा। तो परतों का अभाव होगा, यानी कि लेयर्स होती हैं, लेयर्स का इसमें अभाव का मतलब होता है नहीं है, ठीक है, इनमें मिस होंगी वो, तो लेयर का अभाव होगा लेयर्स का। लेकिन रवें, यहाँ लिखा है रवें, खे मत समझना, खा बनाऊंगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा जोड़ के, ठीक है, लेकिन र और वे, तो रवें पाए जाते हैं इसमें, ठीक। यानी क्या, इसमें क्या है, लेयर्स तो नहीं होती हैं ऐसे करके, जो लेयर्स होती हैं बहुत सारी लेयर्स नहीं होती हैं, लेकिन क्या होती हैं इसमें रवे पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे बड़े, वो अलग अलग प्रकार से, तो रवे क्रिस्टल पाए जाते हैं इसमें, ठीक है, यानी कि हमें परतों का अभाव लेकिन रवे पाए जाते हैं। दूसरा समझो, जीवाश्मों का अभाव होता है, ठीक है, इसमें जो जीवाश्मों का अभाव होता है, लेकिन सोना चांदी, ठीक है, जस्ता है, लोहा है, ये सब है, ये इसमें पाए जाते हैं ऐसे करके। मतलब जीवाश्मों का अभाव का मतलब ऐसे होता है कि ये जब मैग्मा जब नीचे से निकल के बहुत गर्म होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होता है, तो इसमें जो अवशेष बचे होते हैं, जो जीवाश्म बचे होते हैं, वो जल जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। जब वो नष्ट हो जाते हैं तो उनका अभाव मिलता है इसमें, यानी कि यहाँ पे आपको पेट्रोलियम कोई गैस वगैरह इसमें नहीं मिलेगी इन चट्टानों में, इससे आपको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक समझ आ रहा है। तो जीवाश्मों का मतलब ये क्या है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस वगैरह इन सब का अभाव होगा इसमें, लेकिन सोना चांदी जस्ता है और ये लोहा है, ये सब आपको बहुत मिलेगा आपको इसमें, ठीक, इतनी समझ में आ रहा है। और ये क्यों है, जीवाश्मों का अभाव क्यों है, क्योंकि इतना गर्म होता है, गर्म होने के नीचे कारण, गर्म होने के बाद जो अवशेष बचे होते हैं, जो अवशेष जीवाश्म कैसे बनते हैं, जो अवशेष होते हैं पेड़ पौधों के, हम सब लोगों के अवशेष होते हैं, उनसे तो बनेंगे जो पेट्रोलियम वगैरह से बनता है, तो वो अवशेष वगैरह सब इसमें जल के नष्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं सब कुछ मैग्मा में। तो वो इस प्रकार जब नष्ट हो जाते हैं तो फिर बचते ही नहीं है, बाद में सोना चांदी ये सब इसमें मिलने लगता है, क्योंकि ये तो भाई एक तरीके से अंदर ही क्रिया करके बनते हैं, बाद में जब ठंडा होता है तब हम इनको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सोना चांदी वगैरह, लोहा वगैरह सबको। तो अब ये कठोर बहुत होती है चट्टान, जो अग्नि चट्टान, तो कठोरता के कारण इनका जो अपक्षय है, ठीक है, बाद में अपक्षय, अपर्दन, ये सब हम समझेंगे होता क्या है। और इतना समझो टूटना फूटना, कि ऊपर से जल्दी टूट जाना, हट जाना, फट जाना, तो अपक्षय अपर्दन बहुत आसानी से नहीं होता, ठीक है। अपक्षय अपर्दन अभी समझ में कि टूटना फूटना, जैसे करके मार्कर है तो इसको रख दें धूप में बड़ी जल्दी तो तिल्ली नहीं पिघलेगा, ये तिल्ली नहीं कटेगा फटेगा, ठीक है, यानी कठोर है, अच्छा खासा कठोर है। लेकिन यहीं कोई हम लड्डू रख दें, छोटा सा बेसन का लड्डू रख दें,
तो अच्छा खासा बारिश गिरी तो गीला हो गया, इधर हो गया, हवा चली तो उसमें से कुछ कण उड़ गए, तो इसमें से कोई हवा में कण नहीं उड़ेंगे, इसके प्लास्टिक है ना कोई कण उड़ेंगे हवा में, ना जल्दी गीला होंगे, तो यानी अच्छा खासा कठोर बनाया गया इसको, ठीक है। तो ऐसे कर समझ लीजिए। तो अपक्षय अपरदन का मतलब क्या है, हवा चले पानी चले उसके कारण में, हवा पानी के कारण कुछ जल्दी टूट फूट उसमें ना हो, तो ये चट्टानों में जल्दी टूट फूट नहीं होती है, बहुत कठोर होती हैं, ठीक। बाद में अपक्षय और अपरदन को हम बहुत अच्छे से समझ लेंगे, अभी आगे चैप्टर आएगा, ठीक है, ज्योग्राफी में। तो कठोरता के कारण ये अपक्षय और अपरदन आसानी से इसमें नहीं होता है, ये चीज़ समझ में आ गई। ये हो गया आग्नेय, मतलब हम ये हुआ चट्टान, चट्टान के अंदर हमने आग्नेय चट्टान पढ़ा, तो आग्नेय चट्टान को समझ लिया। अब आग्नेय चट्टान के वर्गीकरण पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आग्नेय चट्टान के वर्गीकरण में पहला वर्गीकरण देख रहे हैं हम लोग, निर्माण के आधार पर, निर्माण जो निर्माण स्थान है उसके आधार पर आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण कर रहे हैं। तो निर्माण स्थान कहाँ का हो रहा है, यानी कि एक तो निर्माण कहाँ हो रहा है, जो भूपृष्ठ है, यानी कि भूपृष्ठ है, इस भूपृष्ठ के ऊपर, और एक होता है भूपृष्ठ के नीचे। भूपृष्ठ के नीचे यानी कि जब मैग्मा नीचे से ऐसे आएगा, यहीं ठंडा हो गया, यहीं जम गया, ठीक है, यहीं ठंडा हो गया, तो यहाँ पे जो चट्टान बनेंगी तो ये भूपृष्ठ के नीचे बन रही है, यानी अंतर्वेदी। और जब मैग ऊपर निकल गया, यानी लावा आ गया ऊपर, तो लावा ठंडा हुआ, अब जो चट्टान बनी तो इसको बोलेंगे बहिर्वेदी, ठीक है। तो हमने देखा निर्माण स्थान के आधार पर निर्माण कहाँ हो रहा है, वो स्थान कौन सा है, भूपृष्ठ के नीचे भूगर्भ में या भूपृष्ठ पर, भूगर्भ में या भूपृष्ठ पर, ठीक है। तो भूगर्भ में होगा तो अंतर्वेदी, और भूपृष्ठ पर होगा तो बहिर्वेदी, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यानी निर्माण स्थान के आधार पर दो प्रकार की चट्टान होती है। वर्गीकरण हमने करा तो आप बोल देंगे कि अगर आगे चट्टानों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। तो 1A का मतलब क्या है, 1 का मतलब है पहला वाला, यानी कि निर्माण स्थान के आधार पर, और A का मतलब क्या है, अंतर्वेदी, B का मतलब क्या है, बहिर्वेदी, ठीक है। ये मैंने शॉर्ट में थोड़ा लिख लिया, आप लोग उसको क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे निर्माण स्थान के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो निर्माण स्थान के आधार पर क्या, अंतर्वेदी, 1A पर लिखेंगे अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें, 1A की हेडिंग क्या पड़ेगी, अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें। अब इसके सीधे मैंने एग्जांपल लिख दिए, ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट, पेरोडाइट आदि। इसमें आपको परिभाषा लिखनी है, 1A की मतलब अंतर्वेदी चट्टानें किसे बोलेंगे, बोल देंगे जब अंतर्वेदी का मतलब है यानी कि नीचे कौन ठंडा होगा, मैग्मा, तो आप बोलेंगे जब भूगर्भ में मैग्मा ठंडा होकर चट्टानें बनाता है तो ऐसी आग्नेय चट्टानों को हम अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, जब भूगर्भ में मैग्मा ठंडा होता है तो बनी ऐसी चट्टानों को अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें कहते हैं, या तो ऐसी आग्नेय चट्टानों को अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानें कहते हैं। मतलब कुछ भी भाषा लिख सकते हैं, लेकिन बात आपको ध्यान रखना कि भूपृष्ठ से नीचे बोल दो, या फिर आप बोल दें भूपृष्ठ से कई बहुत नीचे गहराई पर होता है सबका, तो या फिर आप भूगर्भ बोल दो, ठीक। और भाई ऐसे तो उसके एग्जाम्पल में क्या लिख दोगे, एग्जाम्पल में आ जाएंगे कि ग्रेनाइट है, जैसे गैब्रो है, डायोराइट है, पेरोडोटाइट है आदि, ये सब चट्टानें हैं, तो ये आपको नीचे मिलेंगी, ठीक है। अगर हम बहिर्वेदी की बात करें, 1B का मतलब क्या है, बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें। हालांकि एक बार और समझ लो, अंतर्वेदी में एक चीज़ आप और लिख सकते हो, यहाँ पर ही अंतर्वेदी वाले में अगर लिखना चाह रहे हो तो मैं मार्कर चेंज कर लूँ, तो अंतर्वेदी में यहाँ पे समझो, अंतर्वेदी जो चट्टानें हैं यानी कि इनको भी दो प्रकार से बांट लेते हैं हम लोग। मार्कर चेंज करने से फ़ायदा क्या है, तो ये लिखा है अंतर्वेदी, ठीक। अंतर्वेदी में क्या है, ये भी दो प्रकार से आप बांट सकते हो, पातालीय, ठीक है, पातालीय अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान बोल सकते हो, पातालीय आग्नेय चट्टान बोल सकते हो, यानी कि पाताल भी बोल सकते हो डायरेक्टली। दूसरा क्या है, आग्नेय लिख देता हूँ ना, और यहाँ पे दूसरा क्या है, मध्यवर्गीय, ठीक है, आग्नेय चट्टान, इसमें इंक चाहिए, ठीक। इसको समझो ये क्या है, अंतर्वेदी का मतलब तो समझ में आ गया, क्या नहीं, भूगर्भ में ही चीज़ हो रही है, भूगर्भ में ही मैग्मा ठंडा हो रहा है, तो भूगर्भ में जब नीचे ठंडा हो रहा है तो पातालीय हो गई है, ठीक है, पातालीय अग्नि चट्टान हो गई। लेकिन जब भूगर्भ में लावा कैसा कि जो हमने देखा कि दरारें ऐसे पड़ी है चट्टानों के नीचे, मतलब ये भूपृष्ठ ये वाली, ठीक है, ये भूपृष्ठ है मेन, लेकिन नीचे चट्टान में ऐसे दरार पड़ी गई, ऐसे दरार पड़ी है, कोई संधियाँ हैं, कोई दरार है, कहीं कुछ बनी हुई है, इसमें लावा ऐसे जाकर ठंडा हो जाता है, ठीक है। अगर मैं मार्कर चेंज कर रहा हूँ तो इसमें अगर लावा ठंडा हो रहा है, ये दरार है, इसमें जाके लावा ठंडा हो रहा है ऐसे करके, फिर जम जा रहा है, इसमें ऐसे ठंडा हो रहा है, समझ में आ रहा है। यानी कि जब चट्टानों के बीच में कुछ दरारें हैं, कुछ संधियाँ ऐसी बनी हुई हैं, उन संधियों में जाके ऐसे लावा ठंडा हो रहा है, तब हम क्या बोल रहे हैं, ऐसे लावे को बोलेंगे मध्यवर्गीय आग्नेय चट्टान, ठीक है। अगर क्या ये भूपृष्ठ है ये, और वो लावा यहीं पे ऐसे कहीं पे ठंडा हो गया ऐसे करके, ठीक है, बहुत नीचे बहुत गहराई पे, ठीक, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, पातालीय आग्नेय चट्टान, अंतर्वेदी। तो मतलब अंतर्वेद की अंतर ही है, वो अंतर ही है, लेकिन उसको क्या बोलेंगे, पातालीय आग्नेय चट्टान,
ठीक है, पाताली समझ में आ गया। पाताली का मतलब नीचे जमा हो जा रही है, लेकिन जब क्या कुछ संधियाँ हैं, कुछ दरारें ऐसी बनी हुई, उसमें लावा मैग्मा ठंडा हो रहा है, तब उसको क्या बोलेंगे, मध्यवर्गीय आग्नेय चट्टान। ये ध्यान रखना है। यानी कि अंतर्वेदी में भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, अंतर्वेदी में भी, एक तो पातालीय और मध्यवर्गीय, ये लिख सकते हो आप। और एग्जाम्पल दोनों के वही होंगे, ठीक है, एग्जाम्पल दोनों में यही आएंगे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं। तो बड़े बड़े क्या, ग्रेनाइट, गैब्रो लिखा, ये लिखा ग्रेनाइट, ये लिखा गैब्रो, ये लिखा है डायोराइट, डायोराइट, और लिखा है पेरिडोटाइट आदि, ठीक है। 1B का मतलब क्या है, बहिर्वेदी। बहिर्वेदी में आपके लिखेंगे जब लावा, अब यहाँ पे लावा आएगा तो ऊपर आ जाएगा बहिर्वेदी। जब लावा के ठंडे होने पर आग्नेय चट्टानें जो बनती हैं, यानी कि जो चट्टानें लावा के ठंडे होने पर बनती हैं, या जो आग्नेय चट्टानें लावा के ठंडे होने पर भूपृष्ठ पर बनती हैं, उन आग्नेय चट्टानों को बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानें कहते हैं, ठीक है। इतनी बात इसमें लिखनी है। उसमें एग्जाम्पल क्या लिख देना, रायोलाइट, एंडेसाइट, बेसाल्ट, प्यूमिस। यानी क्या है, अगर ऐसे समझो, ये इसमें ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि अगर हम भूपृष्ठ बनाएं तो ऐसे करके आ जाएगा भूपृष्ठ, ऐसे भूपृष्ठ बना दिया। अब ये क्या है, ये ग्रेनाइट क्या है, ये अंतर्वेदी है, तो यहाँ लिख दिया, नहीं भूपृष्ठ के नीचे बना दिया, ये ग्रेनाइट यहाँ बन जाएगी, ठीक है। और ये क्या है, रायोलाइट, तो रायोलाइट इसको ऊपर बना दे रहे हैं हम लोग, ऐसे करके लो, तो ये ऊपर आ गया, है ना। ऐसे अगर भूपृष्ठ फिर से बना दे तो ये क्या हो गया, गैब्रो हो गया। और बेसाल्ट ले लो, तो गैब्रो, जब गैब्रो ऊपर आता है, गैब्रो, तो गैब्रो जब ऊपर आएगा ऐसे करके तो बेसाल्ट बन जाएगा, ठीक है, ये चीज़ समझ लेना। ऐसे करके अंतर्वेदी बहिर्वेदी समझ में आ रहा है। तो ये गैब्रो क्या अंतर्वेदी, बेसाल्ट क्या बहिर्वेदी। तो ग्रेनाइट क्या है, अंतर्वेदी, रायोलाइट बहिर्वेदी हो गया, डायोराइट हो गया, एंडेसाइट हो गया। तो ऐसे करके चट्टानें पिघलती हैं, बनती हैं चट्टानों को। हम पीछे अच्छे से समझ भी चुके हैं, हमने डायग्राम देखा था, जो लावा पड़ रहा था, लावा में हमने सब कुछ देख लिया था कि रायोलाइट क्या होती है, चट्टानें वगैरह उसमें देखा था। तो ऐसी लावा हमने उसमें जब पढ़ा था। तो अब एक बार क्लास देख लीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब क्या है, ये समझ में आ गया होगा आपको, वर्गीकरण में निर्माण स्थान के आधार पर, यानी निर्माण अगर नीचे हो रहा है तो उसको अंतर्वेदी बोलेंगे। अंतर्वेदी में दो बन जाएंगे, पातालीय और एक, हाँ ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा मतलब पातालीय और मध्यवर्गीय, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे सर बताया नहीं, दूसरा क्या हो गया, पातालीय और मध्यवर्गीय। और वर्गीकरण में ये हो गया। अब दूसरा हम क्या समझेंगे, सिलिका की मात्रा के आधार पर, यानी कि हमने क्या देखा था, हमने लिखा था ऐसे करके, ये चट्टान था, तो चट्टान को हमने बांटा, ठीक है, इसमें बांटा हमने, किसमें, आग्नेय हो गई एक प्रकार की। तो आग्नेय के अभी हम अपसादी और इसको बाद में पढ़ेंगे। तो आग्नेय में हमने बांटा निर्माण के स्थान पर पहली वाले, दूसरा हमने बांटा सिलिका की मात्रा के आधार पर, और तीसरा हमने बांटा रवों के आकार के आधार पर, ठीक है। तो हम निर्माण वाले में पढ़ा था हमने, तो इसको कंप्लीट कर लिया, अंतर्वेदी बहिर्वेदी, ठीक है, अंतर्वेदी पाताली और मध्यवर्गीय दोनों समझ लिया। सिलिका की मात्रा के आधार पर हम देख लेते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक अम्लीय और क्षारीय, ठीक है। तो अम्लीय और क्षारीय समझ लो, सीधी बात, हमने अम्लीय लावा पढ़ा था पीछे, ठीक है, जब ज्वालामुखी पढ़ा तो उसमें अम्लीय लावा हमने पढ़ा। तो अम्लीय लावा हमने देखा था कि जब सिलिका की मात्रा, यानी सिलिका मतलब SiO2, ठीक है, तो जब सिलिका की मात्रा 63% से अधिक होती है तो वो लावा कैसा होता था, अम्लीय होता था, कि हमने देखा था। और जब सिलिका की मात्रा लगभग 45 से 52, 45 से 52% के बीच में होती है सिलिका, उसमें सिलिका की मात्रा, तो हम क्या बोलेंगे इस चट्टानों को, मतलब उस लावा को क्षारीय लावा बोलते। तो ऐसे, और जिस चट्टान में अगर सिलिका की मात्रा 45 से 52% के बीच में होगी तो ऐसी चट्टानों को हम क्षारीय चट्टानें बोलेंगे। और ऐसी लावा को, मतलब वही लावा, तो ना, अब जो लावा जो है क्षारीय लावा वही ठंडा होकर क्षारीय चट्टान बन रहा है, जो अम्लीय लावा है वो ठंडा होकर वैसे चट्टान बन रहा है। तो वो जो लावा वाला, अगर आपने लावा वाली क्लास समझी होगी तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीज़। अगर आपने वाली क्लास नहीं देखी होगी तो अगर जानना, थोड़ा प्लीज़, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हो, एक बार उसको देख लीजिए एक बार जाके, ठीक है। यानी ज्वालामुखी वाला चैप्टर है, उसमें थंबनेल में ही आपको दिख जाएगा कि लावा के प्रकार वगैरह, तो आप उससे आराम से क्लिक करके उसको समझ लीजिए, उतना ही पोर्शन देख लीजिए। तो अम्लीय लावा जब ठंडा होकर बनाएगा चट्टानें तो अम्लीय चट्टानें बोलेंगी। उसमें जो प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी थी, यानी कि अगर यहाँ पे लिख भी दिया मैं थोड़ा थोड़ा कि 2A का मतलब क्या है, 2 का मतलब तो हुआ सिलिका की मात्रा के आधार पर, और A का मतलब क्या हुआ, अम्लीय चट्टानें। 2B का मतलब क्या हुआ, सिलिका की मात्रा के आधार पर क्षारीय आग्नेय चट्टानें। यानी कि सिलिका की मात्रा के आधार पर अम्लीय आग्नेय चट्टानें और सिलिका की मात्रा के आधार पर क्षारीय आग्नेय चट्टानें। 2A 2B ऐसे समझ में आ गया। तो 2A में आप हेडिंग डाल सकते हो अम्लीय आग्नेय चट्टानें। तो अम्लियों में हमने देखा था, अगर इसमें लिखना चाह रहे हो, सिलिका की मात्रा 63% से अधिक होगी, ये एरो ऊपर के लिए, इसका मतलब अधिक, हल्का रंग होगा, कम घनत्व होगा, ये सब पीछे हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। जब अम्लियों की प्रॉपर्टी में होता है, ठीक है, श्यानता वगैरह सब देख चुके हैं। तो हल्का रंग होगा, कम घनत्व होगा। एग्जाम्पल में अगर EG का जहाँ लिखा है, EG इसका मतलब एग्जाम्पल, ठीक है। EX भी लिखते हैं और EG भी चलता है, दोनों चलता है। तो अगर आपको EX लिखना है तो आप E और X लिख लिए एग्जाम्पल में, और E.G लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो EG जहाँ मिलेगा आपको, इसका मतलब हो गया एग्जाम्पल।
तो एग्जाम्पल में ग्रेनाइट, रायोलाइट, ठीक है। तो ग्रेनाइट और रायोलाइट है जिसमें सिलिका की मात्रा 63% से अधिक होती है, ठीक है, 63% से अधिक होती है। इतना ही लिखना, कुछ समझ में नहीं। क्षारीय में क्या हो गया, क्षारीय आग्नेय चट्टान क्या होगी जी, मतलब वही क्षारीय लावा वाली, जब 45 से 52% उसमें होता है सिलिका की मात्रा, तो इसमें लिखा है 45 से 52% के बीच, क्या बीच, सिलिका की मात्रा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है सिलिका की मात्रा 63% से अधिक, तो यहाँ पर 45 और 52 के बीच में होती है सिलिका की मात्रा। रंग यहाँ पर हल्का है, यहाँ रंग गहरा हो जाएगा। कम घनत्व है, यहाँ पे उच्च घनत्व हो जाएगा, ठीक। तुलनात्मक रूप में ये कमजोर होती है। तुलनात्मक रूप किसके, इसके अम्लीय के तुलना में ये जो क्षारीय चट्टान है ये कमजोर होती है, कमजोर हो जल्दी टूट जाती है, ठीक है। और शीघ्रता से इनका क्षरित का मतलब होता है शीघ्रता, क्षरित मतलब जल्दी क्षय हो जाता है, डिके जल्दी होता है, डिकेइंग मतलब बोलते हैं। तो ये डिके जल्दी हो जाती है, यानी इनका क्षय जल्दी हो जाता है। जो हमने अपक्षय अपर्दन कह रहे हैं ना, आग्नेय चट्टानें अमूमन आग्नेय चट्टानें कठोर होती हैं, लेकिन उन आग्नेय चट्टानों में हमने बांट लिया अम्लीय आग्नेय चट्टान और क्षारीय आग्नेय चट्टान। तो ये क्षारीय आग्नेय चट्टान भी कठोर हैं और चट्टानों की तुलना में, लेकिन अम्लीय चट्टान की तुलना में ये कमजोर भी हैं, ठीक है। और चट्टानों से ये मजबूत हैं और चट्टानों से कम मतलब कठोर हैं, लेकिन इसकी तुलना में तो ये कमजोर हैं। तो तुलनात्मक ये चीज़ तो तुलनात्मक तौर पर बनी रहेगी। कोई और कठोर आ गए तो वो अम्लीय उससे भी कठोर, अम्लीय उससे थोड़ा कमजोर माना जाएगा। तो कठोर तो ये है लेकिन इससे कमजोर है, ठीक है। तो तुलनात्मक रूप से ये अम्लीय में कमजोर है। इसलिए जब निर्माण की प्रक्रिया होती है, भवन निर्माण या कोई भी ऐसे निर्माण की प्रक्रिया होती है, तो हम कोशिश करते हैं अम्लीय आग्नेय चट्टान लें जिसमें सिलिका की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होगी। जब सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी तो कठोरपन बनाएगा या उसका क्षय जल्दी नहीं होगा। तो अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन कभी बन जाए तो निर्माण की प्रक्रिया में अम्लीय आग्नेय चट्टान ली जाती है, फिर क्षारीय आग्नेय चट्टान, तो आप बोलेंगे अम्लीय आग्नेय चट्टान। और अगर ऐसे नहीं पूछे तो ऐसे पूछ लें कि जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो वो चट्टान ज़्यादातर जिसका क्षय नहीं होगा, या जिसमें सिलिका की मात्रा कम होगी उस चट्टान का क्षय नहीं होगा। तो आप बताएं ना जिसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी। अब वो ज़्यादा कैसी होगी, तो तुलनात्मक रूप पे अगर मान लो यहाँ पे लिख दिया इसमें सिलिका की मात्रा 50 है एक चट्टान में, और एक चट्टान में सिलिका की मात्रा है 30, तो 50 तो रेंज आपने देखा कि इसमें ही पड़ रही है, तो ये भी क्षय हो रही है। लेकिन तुलनात्मक तौर पे तो भैया ये ज़्यादा कठोर होगी ना, ये तो 30 वाली, इसमें 30 है सिलिका की मात्रा, वो तो और कमज़ोर होगी। तो तुलनात्मक तौर पे आप इसको लगा दोगे, और यहीं पर अगर 63% वाला आ गया तो आप सबसे ज़्यादा इसको लगाओगे, ये कठोर मानी जाएगी, ये उससे कमज़ोर मानी जाएगी, ये इससे कमज़ोर मानी जाएगी। कठोर ये भी होगी, ये किसी और से कठोर होगी, 10 वाले या 20 वाले से कठोर होगी। तो तुलनात्मक का मतलब यही होता है, ठीक है। कोई लंबा है लेकिन तुलनात्मक तौर पर उससे कोई लंबा निकल आया तो वो घंटा माना जाएगा, वो कमज़ोर, वो उसकी हाइट कम मानी जाएगी। तो यही बता रहे हैं कि तुलनात्मक कमज़ोर होता है, इसलिए निर्माण की प्रक्रिया में प्रेफरेंस लोग अम्लीय चट्टानों को देंगे, ठीक है। तो अम्लीय आग्नेय चट्टानें होती है वो चीज़ें। बाकी इनके बीच में हमने कैटेगराइजेशन करा था कि बीच में अगर लावा होगा मतलब 52 से 63% के बीच होगा, जैसे हमने कैटेगराइजेशन देखा होगा लावा वाले में, अगर आपने पढ़ा हो लावा वाला तो हमने ऐसे देखा था कि 63% से ऊपर हो लावा तो अम्लीय हो गया। और ये वाला हमने बनाया कि 45 से 52% के बीच में, लेकिन इनके बीच में तो एक लेयर पड़ेगी 52 से 63% के बीच में। तो 52 से 63% की अगर सिलिका की मात्रा है तो उनको मध्यवर्गीय हमने देखा था कि मध्यवर्गीय, तो ऐसे मध्यवर्गीय आ जाएगा, यानी कि माध्यमिक बोलते हैं। तो उसमें चट्टानों के कैटेगराइजेशन में अलग से किया था। और अगर इससे नीचे भी चले जाओ 45 से 52 से भी नीचे चले जाओ, यानी कि 45 से कम चले जाएंगे, यानी कि ये वाला यही आ जाएगा 45 से कम वाला। अगर 45 से कम वाला आएगा तो हमने 45 से 52 के बीच का मतलब हो गया क्षारीय, 63 से ज़्यादा का मतलब हो गया अम्लीय। तो अब इसके बीच में जो रेशियो पड़ा वो 52 और 63 वाला पड़ा इसके बीच में। तो 52 और 63 के % जब सिलिका होगी 52 से 63% के बीच में, तो उसे माध्यमिक या मध्यवर्गीय ऐसे बोल लिया हमने, लावा या फिर चट्टान, ठीक। और लावा बोलेंगे तो फिर बाद में ठंडा हो जाएगा तब वो चट्टान हो जाएगी। हमने पीछे लावा वाली क्लास में ऐसे ही पढ़ा था। और 45% से कम सिलिका की मात्रा होगी तो हमने उसको क्या बोला था, अति क्षारीय बोलना चाहो तो चट्टानें अति क्षारीय मतलब बहुत जल्दी क्षार हो जाएगा, क्योंकि 45 से भी कम सिलिका की मात्रा है तो बहुत जल्दी क्षय हो जाएगा। तो अति क्षारीय यानी कि मतलब क्षार जो है ये तो क्षार है लेकिन अति क्षारीय, वहाँ पे हमने अल्ट्रा बेसिक अल्ट्रा मैफिक पढ़ा था हमने इसका नाम, ठीक है, लावा में। ये बात समझ में आ गई। तो मेजरली आपको दो ध्यान रखने, अम्लीय और क्षारीय। तो हमने देख लिया, दूसरा भी आकार देख लिया, सिलिका की मात्रा के आधार पर अम्लीय और क्षारीय आग्नेय चट्टान को समझ लिया। अब हम रवों के आकार के आधार पर समझते हैं आग्नेय चट्टानों को, कि रवों के आकार जब जैसे होते हैं तो हम समझते हैं कि तब आग्नेय चट्टान कैसी होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यानी कि आप समझो जो लावा आता है या मैग्मा होता है, तो अगर लावा या मैग्मा जब अत्यंत मंद गति, ये वाले में मैं ठीक से लिख रहा था लाइन, आप ठीक से उतार सकते हो कि जब लावा, गिरना नहीं भाई, जब लावा या मैग्मा अत्यंत मंद गति से यानी कि धीरे धीरे ठंडा होता है, यहाँ पे लिखा है लास्ट में, अगर आपको दिख रहा हो बहुत अच्छे से लिखा ठंडा
पढ़ दे रहा हूँ मैं एक बार पूरी लाइन। जब लावा या मैग्मा अत्यंत मंद गति से ठंडा होता है, लिख लेना, तब खनिजों को अधिक समय मिलता है क्रिस्टल बनाने का, यानी कि तब खनिजों को क्रिस्टल बनाने का अधिक समय मिलता है। अतः ऐसे मतलब खनिजों में, ऐसे खनिजों से रवे बड़े बनते हैं, यानी कि बड़े रवे बनते हैं, बड़े क्रिस्टल बनते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा तो आपको क्या समझना है कि जब लावा धीरे 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 ठंडा होगा तो हमने देखा कि रवे का मतलब क्या है, यानी क्रिस्टल। तो क्रिस्टल क्या है, मतलब क्या खनिज आपस में मिलते हैं तो एक ज्योमेट्रिक पैटर्न बनाते हैं, तो उस पैटर्न के आधार पर रब बनते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं, अलग अलग पैटर्न के क्रिस्टल होते हैं। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जब लावा या मैग्मा बहुत हल्के 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 ठंडा होगा तो जो खनिज है उसको आपस में मिल के पैटर्न बना रहे हैं ना वो, तो आपस में मिलने का समय मिल जाता है कि अभी हल्के हल्के ठंडा हो रहा है, यानी कि अब पता चला लावा आया और तुरंत ठंडा बन गया, तो खनिज मिल ही नहीं पाया, कोई पैटर्न ही नहीं बना पाया, क्रिस्टल बन ही नहीं पाया उसमें। लेकिन जब हल्के हल्के लावा ठंडा हो रहा है, टाइम ले रहा है, तो क्रिस्टल अच्छे से बन जाएंगे उसमें, तो क्रिस्टल अच्छे से बन जाएंगे और बड़े भी बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहे हैं तो जब लावा हल्के हल्के ठंडा हो रहा है तो खनिजों को अधिक समय मिलता है। ठीक है, यानी कि आपस में जुड़कर, ठीक से जुड़कर क्रिस्टल को अच्छे से बना ले रहे हैं, तो रवे बना रहे हैं। रवे बोले या क्रिस्टल्स बोले, तो बात एक ही है। ठीक है, रब उसको हिंदी में बोलते हैं और क्रिस्टल इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं, और क्रिस्टल भी अगर लिखा हुआ मिल जाए, जैसे मैंने यहाँ लिखा क्रिस्टल, तो क्रिस्टल का मतलब रब। ठीक, तो वही चीज़ है, देवनागरी भाषा में लिखा है। तो यहाँ पर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर जब लावा हल्के हल्के ठंडा होगा या मैग्मा हल्के हल्के ठंडा होगा, मैग्मा इसलिए बोल रहे हैं नीचे ठंडा हो रहा है, अंतर्वेदी वाले में हो रहा है, तो ये अंतर्वेदी की बात समझ लेना। और लावा की बात क्या रही है, लावा ठंडा हो तो ऊपर बहिर्वेदी में आ जाएंगे हम लोग। तो अगर अंदर भी या ऊपर भी अगर मैग्मा या लावा अत्यंत मंद गति से बहुत धीरे धीरे ठंडा हो रहा है तो खनिजों को बहुत ज़्यादा समय मिल जाता है आपस में मिलने जुलने का, और मिलने जुलने में जो क्रिस्टल बनाते हैं मिलजुल कर ही, तो उनको क्रिस्टल उस टाइम बड़े बनते हैं। ठीक है, तो कुछ चट्टानें ऐसी जैसे ग्रेनाइट है, गैब्रो है, डायोराइट है, ये चट्टानें ऐसी चट्टानें हैं जिनमें क्रिस्टल बड़े बड़े पाए जाते हैं, यानी कि इनमें रवे बड़े बड़े पाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट जैसी चट्टानों में रवे बड़े पाए जाते हैं। ठीक है, या बड़े रवे पाए जाते हैं या फिर बड़े क्रिस्टल पाए जाते हैं। ठीक है, जैसी भाषा आप लिखना चाहें। 3B का मतलब क्या हो गया, 3 का मतलब क्या हो गया, 3A का मतलब बड़े रबों वाली चट्टान का मतलब क्या होगा, रबों के आकार पर चट्टानें, तो रबों के आकार पर यानी कि बड़े रबों वाली चट्टानें, ये हो गई ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट। अब 3B में हेडिंग आप डाल सकते हो छोटे रबों वाली चट्टानें, जिसमें छोटे छोटे रबे बनते हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे, जब लावा और मैग्मा, यहाँ पे कोई भाषा पूरी लिख लो, जब लावा या मैग्मा शीघ्र मतलब जल्दी ठंडा हो जाता है, रैपिडली बहुत जल्दी शीघ्र ठंडा हो, तो रवे महीन, अब तो रवे महीन मतलब डायरेक्टली वो सारी भाषा, तो मतलब क्या है, तो खनिजों को कम समय मिलेगा, मतलब जब लावा या मैग्मा शीघ्र ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो रवों या फिर मतलब थोड़ा खनिजों को कम समय मिलेगा रवे बनाने का, तो इससे रवे क्या महीन महीन बन पाए, आपस में जैसे मिल पाए और इतना महीन बन पाए और तुरंत ठंडा हो गया, और अच्छे से मिलना है तो बड़े बन जाएंगे। तो इसका मतलब समझना, डायरेक्टली लिख दिया जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो रवे जो होंगे रवे, ठीक है, रवे ठीक महीन बनेंगे, ठीक बहुत महीन बनेंगे। और ऑल्सो का मतलब होता है कि ऑल्सो ऐसी चट्टानों को अफेनेटिक, ऑल्सो का मतलब होता है, मतलब मैंने लिख रखा है ऐसे करके शॉर्ट में अपने कि ऑल्सो इन्हें ये भी कहते हैं, मतलब यानी कि जो बड़े रवे वाली चट्टानें हैं उनको फेनेटिक चट्टानें, इसमें लिखना चाहोगे इन चट्टानों को फेनेटिक चट्टानें बोलते हैं, फेनेटिक मतलब इन चट्टानों को, जिन चट्टानों में यानी कि ग्रेनाइट है, गैब्रो और डायोराइट है, ये ऐसी चट्टानें हैं जिनमें रवे बड़े पाए जाते हैं, तो ऐसी चट्टानों को, ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट जैसी चट्टानों को हम क्या फेनेटिक चट्टानें बोलते हैं। ठीक है, फेनेटिक चट्टानें भी कहते हैं। और जिनमें रवे छोटे महीन पाए जाते हैं, ऐसे पाए जाते हैं जिनमें लावा जल्दी ठंडा हो जाता है, तो जिनमें छोटे रवे बन पाते हैं, तो ऐसी चट्टानें सब बेसाल्ट है। ठीक है, तो ऐसी चट्टानों में क्या होता है, ऐसी चट्टानों को अफेनेटिक चट्टानें बोलते हैं, अफेनेटिक। ठीक है, अफेनेटिक, और वहाँ फेनेटिक हो गया तो उसमें ऊपर आप फेनेटिक लिख लें, इसको फेनेटिक चट्टानें बोलते हैं। तो ये हमने आग्नेय चट्टान पढ़ लिया आज की क्लास में। अब कल की क्लास में हम लोग अवसादी चट्टानें ठीक से देखेंगे, पॉसिबली हो पाया तो कल ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कायांतित, लेकिन कायांतित में थोड़ा समय लगेगा कि उसमें 2-3 चीज़ें अच्छे समझाने, फिर उसी क्लास में हम साइकिल समझ लेंगे। तो 2 क्लासेज जरूर लगती हैं और हो सकता है लगती है, क्योंकि अगर आप बाद में देखेंगे इसको तो आप कंटिन्यू, अगर बाद में देख रहे हैं आपके पास एक 2 दिन बाद, 5 दिन बाद देख रहे हैं, तो आपको वो 2 वीडियोज़ मिल चुकी होंगी, तो आप उसको कंटिन्यूटी में देख सकते हैं, जल्दी जल्दी देख सकते हैं। और अगर आप लगातार संग में मेरे चल रहे हैं तो आपको थोड़ा सा एक तो वेट करना पड़ेगा। कल मैं कोशिश कर रहा हूँ हिस्ट्री की क्लास लगा लूँ, अगर आप मतलब जुड़े हुए हैं चैनल से और ठीक से अगर आपको लग रहा है कंटेंट ठीक ठाक है और हिस्ट्री क्लास आपने 1-2 देख ली है, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिएगा। हम लोग अमेरिकी क्रांति को पढ़ने वाले हैं कल, अमेरिकी क्रांति के बारे में आपको क्लास मिलेगी और अच्छे से समझने में मिलेगा।
और हम लोग ठीक से जो जो उस टाइम पीछे में इतिहास में विवाद हुए हैं सब चीज़ों को हम अच्छे समझेंगे। अमेरिकी क्रांति की मतलब प्रबोधन हमने उस वाली क्लास में हमने प्रबोधन पढ़ लिया, एनलाइटनमेंट पढ़ लिया वर्ल्ड हिस्ट्री में। अब हम प्रबोधन से कैसे अमेरिकी क्रांति प्रभावित हो वो समझेंगे, फिर अमेरिकी क्रांति कैसे फिर फ्रांस की क्रांति तक पहुंची, फिर राष्ट्रवाद क्या हुआ, वो राष्ट्रवाद कैसे भारत में आया, भारत में क्या सब चीज़ें वो हम सब कुछ पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ एनसीईआरटी का जिक्र करना पड़ेगा हम लोग एनसीईआरटी भी देखेंगे। जैसे आपको ये खनिज वाला चैप्टर एनसीईआरटी के 11वीं वाली एनसीईआरटी मिलेगा, चैप्टर 5 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत डिटेल में ऐसे आग्नेय चट्टान के बारे में नहीं लिखा है, वहाँ पे छोटा सा पैराग्राफ आग्नेय चट्टान का दे दिया है। यानी कि अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी किताब से पढ़ना चाहेंगे तो आग्नेय चट्टान का एक छोटा पैराग्राफ दे दिया है, इतनी डिटेल में आपको आग्नेय चट्टान नहीं मिलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये फ़ायदा है आपको यहाँ पर देखने का, वरना अदरवाइज़ आप किताब से भी देख सकते थे, और किताब से भी देखने के बाद किसी न किसी की सहायता पड़ती है, तो इसलिए मैं आपके लिए हूँ। तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।